Good afternoon, students. Here we are today. We had discussed two electron transfer effect. One is inductive effect, which is sigma electron transfer, and another one is resonance or resonance effect or mesomeric effect, which is actually pi electron transfer effect. ठीक है ना. रेजोनेंस में अगर हम देखें तो एक्चुअल ट्रांसफर देखने को मिलता है, जबकि इंडक्टिव में एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, केवल चार्ज डेंसिटी डायरेक्टेड की जाती है एक एटम की तरफ, है ना. जहाँ पर पोलैरिटी होती है उस तरफ चार्ज डेंसिटी डायरेक्टेड की जाती है. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जनरली ऑब्जर्व और important for alkene, free radical and carbocation. It defines the stability of alkene, free radical and carbocation. That's why it is very important. It is a general stabilizing interaction. ठीक है, एक जनरल स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है. कुछ खास फर्क क्या होता है, ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहलाता है. अभी आपने देखा पहला वाला सिग्मा था, दूसरा वाला पाई था, ये तीसरा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहलाता है. होता क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल से ले लूँ, पहले मैं आपको कार्बोकैटायन और एल्कीन में सभी बता चुका हूँ. चलिए उसी के एक एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बोकैटायन है एक, है ना, CH3, एक हमने यहाँ पर कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से लिए हुए हैं, और यहाँ पर CH2 प्लस लिया हुआ है. राइट, यस और नो. तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल है. अब होता क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है, हम सभी जानते हैं, है ना. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है कि नहीं है. ये कार्बन sp3 कार्बन है, और ये जो देखें ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना. सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सब जगह, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. तो इसका एक मतलब और है कि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल भी होता है कि नहीं होता है. ये पहले भी बात की है कि कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, बराबर. इस जगह प्लस चार्ज होता है ना, इसलिए खाली पड़ा हुआ था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जबकि जो कार्बन हाइड्रोजन sp3 और हाइड्रोजन का क्या होता है, s, है ना. तो ये जो बॉन्ड होता है, यहाँ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. हर जगह होता है, हम जानते हैं, हर जगह होता है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. यहाँ भी होता है कि नहीं होता है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, टू स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस वैकेंट ऑर्बिटल. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर जाता है, और इस कंडीशन में H अलग हो जाता है. तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है, CH H, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 बन जाता है, और H प्लस अलग हो जाता है. दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. इट इज नॉट एक्चुअली कॉन्जुगेशन, है ना. ये कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर कहते हैं. ऐसे ही अगर हम एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है लाइक दिस CH और यहाँ पर H, कार्बोकैटायन जैसा ही होता है कि इसमें फ्री रेडिकल में, है ना. और यहाँ पर अगर हम देखें CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. एज वी नो कि जब ये होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सुनो. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके पास एक बॉन्ड होता है, एक ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिडाइज्ड, और इसके पास भी होता है, और दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं. और उस साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण से क्या होता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण से क्या होता है, पाई बॉन्ड यहाँ बनता है, हम जानते हैं ये चीज, है ना. अब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है. मतलब क्या बन गया, यहाँ पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया है ना CH2 CH, और यहाँ क्या हो गया CH2 माइनस, हो गया कि नहीं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. तो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन आ गया, कहीं ना कहीं रेजोनेंस आ गया. ठीक है, it is not exactly resonance, it is not exactly conjugation, but it is available. हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कॉन्जुगेशन डेवलप हो रहा है. एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे. तो इसीलिए इस कॉन्जुगेशन के कारण से मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. ऑब्वियसली यहाँ पर ये इसके साथ देखिए,
ये दोनों ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग की तो पाई बॉन्ड बना, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले तो यहाँ ये माइनस चार्ज बन जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह से कार्बोकैटायन में होता है, इसी तरह से फ्री रेडिकल में होता है और इसी तरह से एल्कीन में होता है। तो ये जो सारे केसेस हैं इनमें स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार ये अलग अलग स्ट्रक्चर से आप ये बना सकते हैं, है कि नहीं। ये हाइड्रोजन न लेके ये वाला हाइड्रोजन ले लीजिए तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। 3 एक्स्ट्रा सपोर्ट अवेलेबल होता है। ऊपर वाले केस में भी 3 एक्स्ट्रा सपोर्ट अवेलेबल होता है, यू कैन सी, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड विद दिस वैकेंट ऑर्बिटल व्हिच मेक्स इट मोर स्टेबल और स्टेबिलिटी इनहेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। ये सारे स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इसके देखिए एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर ये और बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, हाँ या ना। एल्कीन में अगर हम देखें तो ये तो जो है वो 3 तो बन ही रहे हैं। एक ये देखिए कॉन्जुगेशन में आया, तो एल्कीन के केस में जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं या जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं +1 होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कार्बोकैटायन, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कार्बोकैटायन। अगर हम कार्बोकैटायन के लिए बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एल्कीन के लिए, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर एल्कीन के लिए क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, number of hyper conjugated structure is equal to number of alpha hydrogen +1, ठीक है, हाँ है ना। तो इस तरह जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, आप मुझे बताइए CH3CH2 प्लस CH3 प्लस CH3 प्लस और CH3 प्लस, राइट। तो अब अगर हम देखें तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो कार्बोकैटायन से जुड़े हुए कार्बन को अपन अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये तो कार्बोकैटायन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हमसे पूछता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी, है ना। 3 कार्बन वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेकेंडरी, है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, CH3 CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ऐसे ही CH3 CH3 इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ऐसे ही CH3 CH2 इसके ऊपर प्लस चार्ज, और सबसे लास्ट में CH3 प्लस, है ना। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसी तरह से एल्कीन के लिए भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज उनकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक, इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें देखिए ये तो आपका एल्कीन हो गया, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, तो उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और स्ट्रक्चर +1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखें तो ये आपका एल्कीन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज खासकर फ्री रेडिकल भी कार्बोकैटायन जैसा ही होता है, और एल्कीन और कार्बोकैटायन 3 के लिए स्टेबिलिटी बनाने में होता है। और इसे हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए कहते हैं कि एक्चुअल कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में एक सपोर्ट जरूर मिलता है। तो कॉन्जुगेशन जो हम जनरली रेजोनेंस का इफेक्ट कहते हैं उससे कम इफेक्ट होता है इसका, लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा होता है। यानी रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर किसी भी प्रोसेस के लिए जब भी हम देखेंगे आगे अपन बात करेंगे तो किसी भी प्रोसेस के लिए रेजोनेंस इफेक्ट को सबसे ज्यादा यूज किया था मीसोमेरिक को इफेक्ट के स्ट्रेंथ वाइज, है ना।
और उसके बाद आ जाता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम होता है जो है इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों ही परमानेंट इफेक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज थ्री ओनली। फोर्थ जो इफेक्ट है दैट इज टेम्पररी इफेक्ट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही कोई अटैकिंग रीजेंट आता है, पोलराइजेशन डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल में, और जिससे अटैकिंग रीजेंट के लिए साइट्स डेवलप हो जाते हैं और उसके पास आकर अटैकिंग रीजेंट उससे जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 CH2 और यहाँ मैंने लिया C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ मैंने किसी एक रिएक्टेंट को अटैक कराने के लिए बुलाया। कोई भी एक रिएक्टेंट मैं यहाँ ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट ले लिया लाइक CH3MgBr, है ना, एक जनरल रिएक्शन ही लिख लेते हैं। तो Mg प्लस होता है और CH3 माइनस। जैसे ही अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस आ जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस। सो दिस पोलैरिटी डेवलप, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। एक तरीके से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। ये पार्शियल माइनस होने लगेगा, ये पार्शियल प्लस होने लगेगा, समझ में आ रही बात। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से आके जुड़ेगा और इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से आके जुड़ेगा, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C, और यहाँ हो जाएगा OMgBr प्लस वाला इसके साथ, और माइनस वाला जो हो जाएगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। इस तरीके से बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इस तरह की प्रोसेस होती है। कभी भी जब अटैक होता है किसी मॉलिक्यूल का, अटैकिंग रीजेंट का, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन HBr से कराया जाता है तो क्या होता है, जैसे ही HBr आता है H प्लस अवेलेबल हो जाता है, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होने लगते हैं और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने लगते हैं, यानी एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। CH2 के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ CH, या मैं से कहूँ कि इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, पार्शियल प्लस चार्ज है ना, और यहाँ CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस CH2 के ऊपर क्या होने लगता है, पार्शियल माइनस चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, है ना। और उसके कंडीशन में क्या होने लगता है कि जब इसके ऊपर पार्शियल माइनस आएंगे तो ये बॉन्ड धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने लगेगा, तो अल्टीमेटली H प्लस कहाँ जुड़ेगा, माइनस पॉइंट पे। जब H प्लस माइनस पॉइंट पे जुड़ता है तो ये बन जाता है CH2 प्लस, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद CH, और यहाँ पर H जुड़ गया तो CH3, राइट। और फिर क्या बचा, प्लस आ गया तो Br माइनस होता है तो Br इस पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Br, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH। जैसे कई रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैरिकली अब अगर रिंग के ऊपर कोई ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप आ रहा है और रिंग के ऊपर प्लस चार्ज दे रहा है, जैसे कि अपने को यहाँ प्लस इलेक्ट्रोमैरिक और माइनस इलेक्ट्रोमैरिक की बात की गई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर टुवर्ड द एटम विच रिएजेंट गेट अटैच्ड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक एंड की तरफ प्लस चार्ज अगर शेयर हो रहा है तो अपन कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और माइनस चार्ज अगर रिंग पर या चेन पर जा रहा है तो उसे कहते हैं अपन क्या, माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कैसे पोलराइजेशन डेवलप होता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, इन मल्टीपल बॉन्ड्स में कैसे पोलराइजेशन डेवलप होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें कैसे पोलराइजेशन डेवलप होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट इज। लेकिन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि अटैकिंग एजेंट की डिमांड पर ही ये चेंजेस इसमें आते हैं और अटैकिंग एजेंट को जगह मिलती है जिससे अटैकिंग एजेंट जाकर वहाँ पर अटैक कर सकता है। अटैकिंग एजेंट जनरली दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन? एक होते हैं, देखिए मॉलिक्यूल से प्लस और माइनस जनरेट हो जाता है। अब अटैकिंग एजेंट में क्या होता है, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज भी होगा तो हम सभी जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना। तो उनके पास न्यूक्लियोफाइल जितने भी होते हैं उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर उनके पास वैसे ही हो जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लाइक Cl माइनस, Cn माइनस, राइट, ऐसे बहुत सारे Br माइनस, NO2 माइनस, है ना। ये सारे के एग्जांपल्स हैं। ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, जहां पर
इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मॉलिक्यूल में, वहां पर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लाइक जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ही Cl माइनस का अटैक आया, ठीक है, मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूं कि कोई भी जैसे Cl माइनस का अटैक आया तो क्या हो जाएगा, मैं इसे दूसरे एग्जांपल से ले लेता हूं, अदरवाइज क्या है कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन CH3 और C डबल बॉन्ड O और H है ना, तो क्या होता है जैसे Cl माइनस का अटैक आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तब ये इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ पुल कर लेगा। तो क्या बन जाएगा CH3C और ये हो जाएगा O माइनस, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा Cn, और यहाँ HL ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो इस तरीके से जो ये क्या करते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके जुड़ जाते हैं। मतलब लोन पेयर माइनस चार्ज है तो ऑब्वियसली लोन पेयर तो होगा ही होगा, तो लोन पेयर देते हैं और वहां जाकर जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए O माइनस एक और नया न्यूक्लियोफाइल, ये भी कहीं और जाके अटैक कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स बनते हैं, जिनके पास न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज एनायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब उनके पास लोन पेयर होता ही है और वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास जो दे आर सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स देखते रहते हैं कि इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स कहीं मिल जाए इनको, और जहां इनको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वहां जाकर ये जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एक ऐसा एग्जांपल है, और H प्लस ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस इधर प्लस इधर, क्यों, माइनस इधर भी हो सकता है प्लस इधर भी हो सकता है। तो आपको पता है कि CH प्लस के साथ CH3 जब जुड़ा होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, हमने देखा ना, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर काउंट होता है। बाकी तो दोनों कंडीशन हो सकती है, बट यहाँ मेरा मतलब है केवल इसके बारे में बताना। तो H प्लस इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आ रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं, तो H प्लस क्या करेगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन H प्लस से जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेगा, CH3CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा और ये हो जाएगा CH3। देख पा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर जुड़ते हैं। जुड़ते दोनों ही हैं, दोनों ही अटैकिंग, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन को दे देते हैं और कार्बन को देकर उससे जुड़ जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से या जो भी कंपाउंड जहाँ पर भी लोन पेयर है वहाँ से लेते हैं और जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, और उन पर रिएक्शन का रेट काफ़ी डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। इस बात को हमेशा याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक एग्जाम्पल था वेयर इट इज़, आई नो दैट या इट इज़, लेट मी सी, अगर वो या यू कैन सी हियर, है ना, यू कैन सी हियर। सो इसमें आप देखें ये क्या हो रहा है, यूजिंग कर्व एंड नेटवर्क शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बता सकते हैं भाई कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है तो इसकी तरफ जाएगा, है ना। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, HS माइनस BF3। अब BF3 हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो कई बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो HS माइनस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। BF3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। C2H5O माइनस कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। CH3 होल थ्राइस N उसके ऊपर लोन पेयर, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। Cl प्लस कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। CH3C प्लस और डबल बॉन्ड O, तो ये प्लस यहाँ पर, तो ये कैसे काउंट वर्क करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। NH2 माइनस, माइनस के साथ लोन पेयर भी है तो कैसा हो जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, और NO2 प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से आप आसानी से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कार्बोकैटायन होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, और जो कार्बोनाइन हो सकते हैं वो कैसे हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हो जाते हैं, बराबर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। One important thing that I want to share with you that I have not written over there the slide, that the stability of intermediate। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे होती है ना।
तो हम सभी जानते हैं कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल जो है, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है भाई? तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और उसके बाद प्राइमरी होता है। टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी की स्टेबिलिटी और फिर प्राइमरी की स्टेबिलिटी। जबकि कार्ब एनाइन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कार्ब एनाइन। और इसमें क्यों होता है ये टर्सरी? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। कार्ब एनाइन की बात हमने कभी नहीं की है स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो कार्ब एनाइन में प्राइमरी ज़्यादा होता है, सेकेंडरी ज़्यादा होता है और फिर टर्सरी ज़्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट हमने देखे उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोर्शन। और इससे रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ मुझे आती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये चैप्टर से रिलेटेड जो पोर्शन हमें डिस्कस करना था दैट इज कंप्लीटेड। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।